गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सरकारी बजट क्या होता है। तो ये आपका जो सरकारी बजट है ये कब निकलता है, आपके फरवरी में जो 28 फ़ैब होती है उस दिन निकलता है। उसमें आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस बजट को निकालते हैं, मतलब बजट को बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपके आपके जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है, क्या क्या उसमें नई नई पॉलिसीज़ बनेंगी, क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या कितना कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है, कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, कितने आपके इनकम्स होंगी, कितने क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आपकी इनकम रेट की स्लैब्स होंगी क्या नहीं होंगी। तो इसमें ये सब कुछ डिसाइड होता है कि आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की क्या रिसीट्स और क्या आपकी एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसमें जो हमारे लास्ट में जो ईयर जो है जा चुका होता है उसके बारे में भी आपकी रिपोर्ट इसमें प्रेजेंट की जाती है। तो इसमें सब कुछ आपका प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट बजट में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें जो आपकी इनकम और वेल्थ होती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब आय और संपत्ति का पुनः बंटवारा। आय और संपत्ति के पुनः बंटवारे से क्या होता है, इसमें जो भी सरकारी बजट के से सरकार के जो टैक्सेस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपकी पॉलिसी जो हम ब्रॉड पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा पता होता है। इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी की जो इनकम है और हमारी जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में और सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी चीज़ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कहीं भी। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जहाँ पे सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती लेकिन फिर भी वहाँ पे बांटे जाते हैं, लेकिन उससे क्या होती है, इनकम्स होती हैं गवर्नमेंट की। तो इसीलिए वहाँ से इनकम्स जनरेट करके और फिर क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाता है तो उसके लिए वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चलती रहे उसके लिए भी बजट बनाते हैं कि जो भी ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है उसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करके सब कुछ ठीक से चला सके। फोर्थ चीज़ होती है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सरकार की बजट संबंधी नीति से ये प्रकट होता है कि वह किस प्रकार अपने सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से अपने विकास की गति को और कैसे तेज करेगी, कैसे क्या करेगी, उसमें कैसे क्या नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ द बजट ऑन द इकोनॉमी। क्या बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बजट का। फर्स्ट पॉइंट है ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन, कि जो भी संपूर्ण राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन का मतलब है कि जो भी बजट इकोनॉमी है हमारी, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें टोटल फिस्कल क्या डिसिप्लिन रहता है, क्या रहता है उसमें, हमारी आय और हमारे एक्सपेंडिचर्स में, हमारी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। अगर हमारे पास ज़्यादा होता है, अगर हमारे पास ज़्यादा मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, तो इससे क्या होती है, आपके पास जब इनकम से ज़्यादा होने लग जाती है और रिजर्व बैंक से ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं इस स्थिति में सरकार, तो इससे क्या होता है, जब आपके पास सरकारी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होने लगती है तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक से उन्हें क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। इससे पूर्ति तो बढ़ती है लेकिन मुद्रास्फीति का जन्म होता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है और कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इसमें टैक्सेशन और सब्सिडीज़ के रिलेटेड नीतियों को अपनाया जाता है। इसमें जो भी इसमें ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्रोडक्शन के, उन पर बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और विशेष क्षेत्रों में जो बंटवारा होता है वो कम हो जाता है, सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होने की आशा होती है। तीसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है ताकि क्या हो सके, इम्पैक्ट अच्छा आए, जो इकोनॉमी है हमारी वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चरली भी ठीक से सुधर जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। तो दो हैं हमारे पास, एक है हमारा रेवेन्यू बजट और दूसरा है हमारा कैपिटल बजट। तो ये जो बजट है हमारे वो दो तरीके में बटे हुए होते हैं, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स। तो बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं, बजट रिसिप्ट्स वो होती हैं जब किसी पर्टिकुलर ईयर में सरकार को होने वाली आय जो होती है वो होती है। और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं,
जो सरकार के खर्चे एक साल में होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो रिसिप्ट्स में आपकी दो रिसिप्ट्स आती हैं, एक तो आती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है अब हम वो डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू रिसीट के अंदर इसमें सरकार को कुछ भी देना नहीं पड़ता, जैसे टैक्सेस वगैरह हैं वो सरकार क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, उससे सभी पब्लिक जो है जो एलिजिबल होते हैं वो टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सरकार की इनकम होती है। दूसरी चीज़, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती। जब सरकार की मतलब अगर वो किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ के शेयर बेचकर मुद्रा प्राप्त करती है तो उसकी परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, उसकी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इसकी दो तरह की रिसिप्ट्स आती हैं, एक तो टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आएंगे, हमारे इनकम टैक्स, निगम कर वगैरह, हमारे संपदा शुल्क, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सब टाइप्स आते हैं इसमें। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचयूएफ, कोई भी फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म ये सब देती है, और जो उस को नहीं चुकाता उसे क्या करना पड़ता है, फिर पेनल्टी के अंदर उसको दंड मिलता है। पैनल भी चुकाना पड़ता है और उसके साथ साथ उसको सूट भी उसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है और उसको जेल भी हो सकती है। तो कर वो चीज़ है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होंगे? फर्स्ट, कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी होता है, हर इंसान को करना ही करना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर उसकी मर्जी होगी तो वो देगा, नहीं तो नहीं देगा, सबको देना पड़ता है अगर उसकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होती है तो। दूसरी चीज़, पब्लिक वेलफेयर। जो कर है वो उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? समाज को वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़, नो प्रपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड द बेनिफिट। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का कर प्राप्तियों के अनुपात में होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर हम 50% इतना पैसा उसमें लगा रहे हैं तो हमारा टैक्स भी उतने का ही हमें प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेमेंट है टैक्स की वो क्या होती है? एक परमानेंट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर कोई किसी की निजी जिम्मेवारी होती है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लगाने का आधार वस्तुएं जो हैं उसके ऊपर लगाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। पेमेंट ऑफ टैक्सेज इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो टैक्स की पेमेंट करनी होती है वो कैसा होता है? वो अपना पर्सनल डिसीजन होता है। लीगल प्रोसीजर, एक ऐसा कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाया जाए, ऐसे क्या होता है, इसके नियम होते हैं। ये नहीं है कि कोई भी कितना भी लगा सकता है, इसके पर्टिकुलर नियम होते हैं, उस नियम के अंदर ही इनको टैक्स लगाना पड़ता है। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्स। कितने टाइप्स के होते हैं टैक्स? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रोग्रेसिव, सेकंड प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जब हमारी इनकम के साथ साथ हमारी टैक्स की रेट्स भी इंक्रीज होने लग जाती हैं। मतलब जैसे अगर आप 5,000 रुपये इनकम है आपकी तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम भी बढ़कर 20,000 हो जाती है तो 15% देना पड़ेगा। तो इस टाइप से जब आपकी इनकम बढ़ती है तो तब आपकी टैक्स रेट बढ़ती है, तो वो प्रोग्रेसिव होता है। और रिग्रेसिव क्या होता है? चाहे आपकी इनकम कितने भी हो जाए लेकिन आपकी टैक्स रेट उतनी ही रहेगी, या फिर आपकी टैक्स रेट डिक्रीज होगी आपकी इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो वो होती है आपकी रिग्रेसिव। अगला आता है आपका वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स के अंदर क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में बीच बीच में जो भी अवस्थाएं होती हैं उन पर लगता जाता है, तो वो होता है आपका वेट, वैल्यू एडिड टैक्स। दूसरा आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, उसका आकार या उसके तोल के अनुसार जब कर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगला आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट इम्पोज किया जाता है, लीगली इम्पोज किया जाता है और डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो किसी के अनदर के थ्रू पेड किया जाता है, पार्टली और होली, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये आपके टैक्स हैं। अगला है, वो तो थे टैक्स, जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स थे, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अब अगली आती हैं आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। क्या होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।